हेलो अमर्स, एक बार पुनः हम लोग अपने क्लासेस को आगे बढ़ाने के लिए आ चुके हैं और अपने टॉपिक के बारे में और समझने के लिए तैयार हैं हम लोग। तो आज हम देखेंगे एसिड बेस एंड साल्ट का 5वां लेक्चर। जैसा कि आप सभी लोग इससे पहले 4 लेक्चर कवर कर चुके हैं और हम लोग बात कर रहे थे कि आखिर ये एसिड क्या होता है और इसके बारे में अलग अलग लोगों ने अपने अपने क्या क्या राय रखी है। इसके पहले वाले वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि 1884 के समय में कौन आए थे, स्वांटे आर्हेनियस साहब आए थे 1884 में, और उन्होंने आर्हेनियस थ्योरी प्रपोज की थी। किसके लिए? तो उन्होंने प्रपोज की थी एसिड के लिए कि एसिड क्या होता है इसके बारे में उन्होंने बताया था, और बेस क्या होता है इसके बारे में भी उन्होंने आइडिया दिया था। तो इस थ्योरी से हम लोगों ने बहुत कुछ चीज़ें सीखी थी, बहुत नई नई चीज़ें जानी थी, लेकिन उसके बाद ये थ्योरी के पास भी कुछ लिमिटेशन के कारण ये थ्योरी भी क्या हो जाती है, फेल हो जाती है, और इसी कारण हम लोगों को नेक्स्ट थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? ब्रॉन्स्टेड, लॉरी, ब्रॉन्स्टेड तथा लॉरी, जिसमें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे है भी कि ब्रॉन्स्टेड तथा लॉरी ने किसके संबंधित कॉन्सेप्ट दिया अपना, एसिड एंड बेस के बारे में। ठीक है, कब दिया? तो इन लोगों ने प्रपोज किया इस थ्योरी को 1923 में। 1923 में इन्होंने ब्रॉन्स्टेड और लॉरी, दो अलग अलग साइंटिस्ट थे, इन लोगों ने अम्ल तथा क्षारक दैट मीन्स एसिड एंड बेस के लिए अधिक विस्तृत, जैसा कि इससे पहले भी बहुत सारे लोगों ने क्या दिया था, थ्योरीज प्रपोज की थी, लेकिन इनके लिए इनका जो थ्योरी था वो क्या था, वो बहुत डिफाइन वाली थ्योरी थी, मतलब डेफिनेट थ्योरी थी, या बोल सकता हूँ कि वो डीप बनाई गई थ्योरी थी, जो क्या कर रही थी, एसिड और बेस को अच्छे तरीके से डिफाइन कर रही थी। कहने का अर्थ यह है, प्रस्तावित किया। इस थ्योरी के अनुसार क्या होता है इसको समझिएगा। जैसे समझिए मेरी बात को, यहाँ पे मैं जो समझाना चाहता हूँ, मैं ये समझाना चाहता हूँ कि इसके पहले हम लोगों ने कई लोगों को देख लिया है। हम लोगों ने सबसे पहले किसको देखा था? रॉबर्ट बॉयल को। सबसे पहले किसको देखा? रॉबर्ट बॉयल को। रॉबर्ट बॉयल के बाद हम लोगों ने देखा था एंटोनी साहब को। एंटोनी साहब जो केमिस्ट्री के फादर हैं। फिर एंटोनी साहब के बाद कौन आते हैं? तो एंटोनी साहब के बाद हमारे पास आए थे हम्फ्री डेवी साहब। हम्फ्री डेवी साहब, और हम्फ्री डेवी के साहब के बाद आए हैं हमारे पास स्वांटे आर्हेनियस, यानी स्वांटे आर्हेनियस। स्वांटे आर्हेनियस ने भी अपनी थ्योरी प्रपोज की, किसके लिए? एसिड एंड बेस के लिए। और उसके बाद हम पढ़ रहे हैं ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी के बारे में। ठीक है, तो ब्रॉन्स्टेड और लॉरी की जो थ्योरी आती है, इन लोगों की थ्योरी से क्या है, हाईली डिफाइंड थ्योरी है। दैट मीन्स एसिड और बेस के बारे में वो कुछ अच्छे ही तरीके से प्रपोज कर रहे हैं। दैट मीन्स इन लोगों से बेटर वे इनके पास आया है, क्योंकि इसीलिए तो हम ये थ्योरी पढ़ भी रहे हैं। और ऐसा सभी लोग देख रहे हैं कि रॉबर्ट बॉयल भी हो चुके हैं फेल, एंटोनी साहब भी फेल, हम्फ्री डेवी साहब भी फेल, स्वांटे आर्हेनियस साहब भी फेल। तो ब्रॉन्स्टेड लॉरी जो आते हैं वो इन सभी लोगों की कमियों को प्रयास करते हैं दूर करने के लिए, और एक ऐसी थ्योरी प्रपोज करते हैं जो सच में कुछ सटीक नजर आती है। क्या इसके पहले झूठी थी सब? नहीं, सब की सब सही थी, लेकिन यहाँ पे ये प्रयास करना चाहते हैं कि एक ऐसी थ्योरी प्रोवाइड कराने के लिए जो अपने आप में अच्छी हो। देखिए हर साइंटिस्ट का प्रयास ही यही रहता है कि वो क्या करे, अच्छी से अच्छी थ्योरी प्रोवाइड कराए। रॉबर्ट बॉयल के साथ के बाद जब एंटोनी साहब आएंगे तो उनकी भी यही सोच रही होगी कि हम रॉबर्ट बॉयल से अच्छा दें। अगर एंटोनी साहब फेल हो गए तो फिर हम्फ्री डेवी साहब आए, तो उन्होंने एंटोनी साहब से बेटर देने का प्रयास किया। अब हम्फ्री डेवी साहब के बाद जब स्वांटे आर्हेनियस साहब आए तो उन्होंने इन सभी लोगों से अच्छा देने का प्रयास किया। फिर उसके बाद ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी जो आ रहे हैं 1923 के अंदर, ये लोग क्या चाहेंगे, ये लोग इन लोगों से भी बेटर थ्योरी देने का प्रयास करना चाहेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि विस्तृत थ्योरी है ये। ठीक है ना, अधिक विस्तृत परिभाषा, मतलब डिफाइन किया गया है भैया, डेफिनेशन अच्छा दिया गया है बाकी लोगों से, किसके? एसिड एंड बेस के बारे में। तो अब ये थ्योरी है क्या? बड़ी सिंपल है। जैसा कि आप पिछले वीडियो के अंदर भी देख चुके हो कि अगर हमारे सामने अगर H+ नजर आता है तो H+ को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोटॉन। तो आज पूरा खेल प्रोटॉन पे चलेगा। तो अगर जो भी सब्सटेंस H+ देता है या लेता है, उसी अनुसार उसके हम नेचर को डिफाइन कर पाएंगे कि वो एसिड है कि बेस है। सिंपल H+ मतलब आपको याद रखना है कि क्या होता है? प्रोटॉन। कैसे होता है एक बार और समझ लो भाई। H मतलब क्या होता है? H मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास और एक क्या होगा? प्रोटॉन। हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन कितना होता है? तो 0 होता है। न्यूट्रॉन कितना? 0। तो न्यूट्रॉन होता ही नहीं है। यानी अगर हम इसके नाभिक की बात करें तो नाभिक में केवल और केवल प्रोटॉन, और नाभिक के बाहर केवल एक कक्षा, और उस एक कक्षा के अंदर केवल और केवल एक इलेक्ट्रॉन।
अब आपको पता है कि शुरुआती दौर में हाइड्रोजन क्या होगा, न्यूट्रल, यानी कोई चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर दूं, बाहर निकाल दूं, तब इस कंडीशन में हमारे एटम के पास, इस हाइड्रोजन एटम के पास केवल और केवल क्या बचेगा, प्रोटॉन बचेगा। और जब किसी भी एटम के ऊपर अंदर से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, दैट मीन्स उसके ऊपर क्या आता है, प्लस चार्ज आता है। तो इस कंडीशन में मैं ये बोल सकता हूँ कि भैया जब हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज लगा दूंगा तो उस कंडीशन में उसके पास केवल और केवल एक प्रोटॉन बचेगा। इसलिए मैं प्रोटॉन को दिखाने के लिए क्या यूज करता हूँ, H+ यूज करता हूँ। ओके, अब मैं अगर आगे बढ़ूँ तो मैंने बोला ना कि प्रोटॉन के ऊपर बेस्ड है इस आज की कहानी पूरा का पूरा। तब देखिए क्या बोल रहा है, ये थ्योरी क्या बताती है, ब्रोंस्टेड और लॉरी साहब दोनों लोग मिलकर क्या बताना चाह रहे हैं, ये लोग ये बता रहे हैं कि वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ। अब देखिए एक पहली लाइन, पहले स्टेटमेंट में ही बहुत कुछ बोल दिया उन्होंने, पहली लाइन में ही बहुत कुछ बोल दिया। बोला ऐसा पदार्थ होना चाहिए, ऐसा पदार्थ या ऐसा सब्सटेंस जिसके पास क्या हो, हाइड्रोजन हो। क्या हो, हाइड्रोजन हो। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो उस कंडीशन में भैया प्रोटॉन कैसे रिप्रेजेंट कर पाओगे, भाई प्रोटॉन के लिए मतलब H+ रिप्रेजेंट करवा रहे हो, H+ को ही तो बोल रहे हो प्रोटॉन, और H+ मतलब H होना भी तो चाहिए उस पदार्थ के अंदर, तभी तो H+ दिखाओगे, और H+ दिखाओगे तभी तो प्रोटॉन बोल पाओगे। दैट मीन्स वे पदार्थ जिनके पास हाइड्रोजन हो उनकी बात की जा रही है। तो हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को प्रोटॉन दे सकते हैं, बहुत सिंपल है, वे हाइड्रोजन युक्त पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ को क्या दे सकते हैं, प्रोटॉन दे सकते हैं, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड बोलेंगे, यानी वो एसिड कहलाते हैं। समझ पा रहे हैं, बिल्कुल। मतलब एक ऐसा हाइड्रोजन वाला पदार्थ, हाइड्रोजन वाला पदार्थ, सिंपल, हाइड्रोजन वाला पदार्थ जो अपने अंदर से क्या निकाल सकता है, H+ निकाल सकता है, H+ निकाल सकता है और निकाल के किसी को दे सकता है। अब भाई निकालेगा तो देगा ही देगा, है ना, तो निकाल सकता है और निकाल सकता है, दैट मीन्स दे सकता है। तो उस कंडीशन में ये क्या कहलाएगा, ये एसिड कहलाएगा। क्लियर है, बिल्कुल। यानी एक बात तो समझ में आ गई कि एसिड के लिए उन्होंने बहुत सिंपल बेसिस बोला कि एसिड मतलब वो हाइड्रोजन वाले पदार्थ जो प्रोटॉन को दे सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। प्रोटॉन दाता यानी डोनर है, डोनर मतलब डोनेट करने वाले। क्लियर है, बिल्कुल। अच्छा, अब इसके बाद की हम बात करें तो इन्होंने यहाँ पे कई सारे एग्जाम्पल भी दिए जो हम लोगों ने देखे हैं। अब देखिए यहाँ पे जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल HCl है, तो HCl को ब्रेक डाउन करोगे, H+ और Cl- मिला, और H+ Cl मतलब H+ मिल गया कि नहीं मिल गया, यानी ये क्या कर रहा है, जब मैं इसको ब्रेक डाउन कर रहा हूँ दैट मीन्स इसके पास हाइड्रोजन है और ये H+ दे सकता है, सिंपल बात है। तोड़ूंगा तो पता चलता है ना कि दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा। लेकिन यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि H है तो इसका मतलब ये क्या कर सकता है, हाइड्रोजन दे सकता है। और अगर हाइड्रोजन प्लस, मतलब देखो हाइड्रोजन देने की बात नहीं हो रही है, हाइड्रोजन आयन देने की बात हो रही है, और हाइड्रोजन पे भी कैसा आयन, पॉजिटिव है। तो अगर पॉजिटिव आयन दे सकता है तो दिख भी रहा है पॉजिटिव आयन, क्योंकि क्लोरीन इससे हाईली नेगेटिव होगा, तो यहाँ पे क्लोरीन तो माइनस चार्ज के साथ आएगा। तो H+ Cl- यानी H+ मिल गया, इसका मतलब ये इसके पास टेंडेंसी है कि किसी को H+ दे सकता है। क्लियर है, बिल्कुल। तो इसका मतलब ये क्या होगा, इसका मतलब सर ये एसिड होगा, बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए। ऐसे हमारे पास यहाँ पे भी एक कहानी है जो ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये वाला, ये बड़ा तगड़ा कहानी है। इस तगड़ी कहानी को समझिए नहीं तो दिक्कत में पड़ जाएंगे। देखिए ये कहानी के अंदर ट्विस्ट लंबा चौड़ा, देखिए वैसे तो अगर मैं बताऊं तो आप ये दोनों एग्जांपल ना देखें तो भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन मैंने जानबूझ के यहाँ पे दिया है। इसका कारण क्या है अभी आगे आपको स्पष्ट आएगा, लेकिन फिलहाल में आप देख लीजिए और भी लोगों को, जैसे H2SO4 आप देखते हैं, H2SO4 तो इसको भी ब्रेक डाउन करेंगे तो यहाँ भी क्या मिलेगा आपको, H+ और SO4 पे -2 चार्ज मिलेगा, बिल्कुल, यानी 2H+ और यहाँ पे SO4 पे -2 चार्ज। यहाँ भी H2SO4 भी क्या दे सकता है, प्रोटॉन दे सकता है। देखो H+ मतलब प्रोटॉन, देखते ही समझ लेना कि प्रोटॉन है, दैट मीन्स ये भी प्रोटॉन दे सकता है, तो ये भी प्रोटॉन दे सकता है, दैट मीन्स ये भी क्या है, एसिड है। यानी तोड़ने पे अगर हमको H+ नजर आ रहा है दैट मीन्स ये प्रोटॉन दे सकता है और दे सकता है, दैट मीन्स के पास ये टेंडेंसी रखता है एसिड की। क्लियर है, बिल्कुल। अब यहाँ पे दो एग्जाम्पल दिए गए, इनको कैसे समझे हम लोग, इनको समझ लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे लिखा गया है तो इसको अगर मैं समझूं, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास क्या है, हमारे पास है Al H2O6 और उसके ऊपर +3, दैट मीन्स 3+ चार्ज। तो इसके बाद आप देख पा रहे हो कि यहाँ से क्या हुआ है, H+ नजर आया और फिर ये पूरा का पूरा नजर आया है और लिखा है कि कैटायनिक, जबकि यहाँ पे HCO3 है तो यहाँ पे H+ लिखा है और यहाँ पे लिख दिया गया है CO3 पे 2- और यहाँ पे बोला गया है एनायनिक।
देखिए कैटायन और एनायन मैंने आपको पहले ही बताया था। कैटायन किसको बोलेंगे, कैटायन किसको बोलेंगे, तो ध्यान देंगे कैटायन मतलब ऐसा एटम जिसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाए, प्लस चार्ज, तो उसको हम लोग कैटायन बोलेंगे। और अगर ऐसा एटम जिसके ऊपर क्या आ जाए, माइनस चार्ज, यानी कोई एटम है उसके ऊपर माइनस चार्ज है, तो एटम लिखा और उस एटम के ऊपर क्या आ गया, निगेटिव चार्ज, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, रेडायन। हिंदी में क्या बोलते हैं, रेडायन। ओके ठीक। अब मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, यहाँ पे लिखा है Al H2O और यहाँ पे क्या लिखा है 6 और पूरे पे पावर क्या है 3 प्लस चार्ज, ठीक है ना। यानी एल्यूमिनियम का वाटर के साथ कॉम्बिनेशन हुआ और कितने मॉलिक्यूल्स के साथ, 6 मॉलिक्यूल्स के साथ। अब क्या ये H प्लस चार्ज दे सकता है, बिल्कुल। तो हुआ क्या है, थोड़ा ध्यान देंगे कि इसमें से थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसमें से ये H2O है, इसके 6 मॉलिक्यूल्स हैं और इस पूरे पे क्या है 3 प्लस चार्ज है। इसमें से एक H2O निकला, तो मतलब कितना बचा, यहाँ पे ध्यान देंगे Al H2O और बगल में क्या हो जाएगा 5 बच गया। एक निकाल लो, एक निकाल लिया और इसको तोड़ोगे तो हमको पता है वाटर क्या देता है, H प्लस और OH माइनस देता है कि नहीं देता है, बिल्कुल H प्लस देता है और OH माइनस देता है, ठीक है। अब यहाँ से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, एक मॉलिक्यूल यहाँ से उठा के लेके आए, यहाँ से एक प्लस H प्लस मिल गया, दैट मीन्स यहाँ से एक H प्लस निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल लूंगा। तो क्या बच जाएगा, यहाँ पे OH माइनस मिल जाएगा, लेकिन OH माइनस यहाँ पे क्या होगा, बच जाएगा, बिल्कुल OH माइनस यहाँ पे बच जाएगा, जबकि H2O के 5 मॉलिक्यूल्स ऐसे ही रहेंगे। और पूरे के ऊपर देखो एक प्लस तुमने यहाँ से निकाल लिया, तो पहले 3 प्लस था, अब कितना बचेगा, 2 प्लस बचेगा। कितना प्लस, 2 प्लस, क्योंकि एक प्रोटॉन तो तुमने निकाल दिया है ना। तो जब एक प्रोटॉन निकाल दिया तुमने तो कितना बचेगा, एक ही H प्लस बचेगा। इस तरह कितने थे, 3। तो अगर मान लो किसी भी एटम से या किसी भी पदार्थ से अगर मैं H प्लस निकाल रहा हूं और निकालने के बाद वो किस फॉर्मेट में बच रहा है, प्लस के फॉर्मेट में बच रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैटायनिक। बस यही समझना था आपको। देखो यही चीज आपको यहाँ पे लिखी भी गई है, जैसे यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे देखो, यहाँ से इस H2O में से एक H2O को निकाला गया, उसको तोड़ा गया दो पार्ट में, H प्लस और OH माइनस में, और फिर क्या मिला आपको, यहाँ पे मिला है हमको कुछ ये कि भैया H प्लस निकाल लिया तो 3 प्लस चार्ज थे, अब कितने बचेंगे, 2 प्लस चार्ज, और अंदर क्या बचा, देखो सेम Al H2O 5 और OH पे माइनस चार्ज, और ये क्या है आपका कैटायनिक, ये क्या है कैटायनिक, ठीक है। नॉर्मली मैं यहाँ पे ये बोल दे रहा हूँ कि मैंने एक H प्लस निकाल लिया, इस पे 2 प्लस आ गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका एक मुख्य कारण ये है कि भैया इस OH पे क्या था, माइनस चार्ज, और इस पूरे पे एक 2 प्लस चार्ज था, तो इस OH को शांत कराने के लिए उस एक प्लस चार्ज ने अपने आप को कम किया, वो एक प्लस चार्ज आया क्योंकि यहाँ पे एक माइनस चार्ज आया था, तो इसलिए यहाँ पे 3 में से एक घट के 2 हो गया, क्योंकि यहाँ पे एक माइनस चार्ज आया था। आई बात समझ में, बिल्कुल। तो देखो अगर मैं निकाल रहा हूं किसी एटम से या किसी सब्सटेंस से H प्लस यानी प्रोटॉन दे रहा है कोई एटम, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कोई मॉलिक्यूल से हो गया या कोई पदार्थ जिस अपने अंदर से प्रोटॉन दे रहा है, और देने के बाद भी किस तरीके से है, तो सर एक कैटायन के फॉर्म में है, तो इस कंडीशन में क्या बोल सकता हूँ मैं, उसको कैटायनिक बोल सकता हूँ। जबकि HCO3 है, उस पर अगर माइनस चार्ज है, और देखो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी निकलेगा H प्लस निकलेगा और CO3 पे -2 चार्ज निकलेगा, तो ये क्या होगा, एनायनिक। यानी अगर मैं किसी पदार्थ या किसी मॉलिक्यूल से अगर क्या निकाल रहा हूँ, प्रोटॉन निकाल रहा हूँ, और प्रोटॉन देने के बाद क्या बचा रहा है, तो ऋणायन बचा रहा है, यानी निगेटिव चार्ज के साथ बच रहा है, तो दैट मीन्स वो क्या हो गया, एनायनिक हो गया। सिंपल मतलब है, यानी सिंपल यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि कोई सब्सटेंस है या उसके ऊपर कोई भी चार्ज है, मुझे उससे लेना देना नहीं है। फिलहाल में ये समझिए कि अगर मैं H प्लस निकालूंगा और इस सब्सटेंस के ऊपर क्या चार्ज आ रहा है, तभी प्लस चार्ज निकालने के बाद, तब इस कंडीशन में इसको क्या बोलेंगे, कैटायनिक बोलेंगे, यानी इसको कैटायनिक एसिड बोल सकते हो। क्लियर है, बिल्कुल। आई होप समझ में आया होगा। क्लियर है, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं वे पदार्थ
अब ये तो यहाँ तक हम लोगों का एसिड का हो गया। एसिड मतलब सिंपल समझ लिया आप लोगों ने, एसिड वो पदार्थ होते हैं जो अपने पास से क्या निकाल के दे देते हैं, प्रोटॉन निकाल के दे देते हैं। तो प्रोटॉन डोनेट करने वाले पदार्थों को हम लोग एसिड कहते हैं। अब अगला नंबर आता है कि सर बेस क्या होता है। तो बेस के लिए उन्होंने क्या बोला, बेस के लिए उन्होंने बोला कि वे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ से प्रोटॉन ग्रहण कर सकते हो, क्षारक यानी बेस कहलाते हैं। सिंपल यानी ऐसे पदार्थ जो दूसरे का प्रोटॉन ले सकते हो। एसिड वो पदार्थ जो दे सकते हो, और प्रोटॉन जो ले सकते हो। तो ऐसे प्रोटॉन को, ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, ऐसे पदार्थ को हम लोग बेस बोलेंगे। तो बेस मतलब जो प्रोटॉन को ग्रहण कर सकता है। क्लियर है? बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए अब इसके भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो हमारे पास इसके एग्जाम्पल यहाँ पे प्रस्तुत हैं। अब जैसे यहाँ पे लिखा है कि वे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थ से प्रोटॉन ग्रहण कर सकते हैं वो क्षारक कहलाते हैं। वही हम लोगों ने देखा भी। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आप देख पाएं। जी, अब दिख रहा होगा आपको। बिल्कुल, यानी जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाले लोग होते हैं वो बेस होते हैं। अब जैसे C5H5N है, इसने H प्लस को क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। तो एक्सेप्ट करके इसने क्या बना दिया, C5H5 और NH, और इस पर क्या आ गया, प्लस चार्ज। पहले कोई चार्ज नहीं था, लेकिन पॉजिटिव जब इसके पास आ जाएगा, पॉजिटिव को, तो पॉजिटिव को एक्सेप्ट किया तो पॉजिटिव बन गया। बस सिंपल बात है। अब देखो यहाँ पे AlH2O5OH है, इसके ऊपर कितना प्लस चार्ज है, 2 प्लस चार्ज है। एक प्लस चार्ज और आ गया, H प्लस चार्ज और आ गया, तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस चार्ज हो जाएगा। और देखो पहले OH था, अब ये इसने H प्लस को एक्सेप्ट करके क्या बना दिया, H2O बना दिया कि नहीं बना दिया, H2O, यानी फिर क्या बन गया, AlH2O6 3 प्लस चार्ज। तो ये क्या हो गया, कैटायनिक हो गया। देखो फिर से वही कहानी बन रही है। और यहाँ पे देखो HCO3 को क्या दे दोगे, H प्लस चार्ज दे दोगे तो क्या बन जाएगा, H2CO3 एनायनिक। लेकिन सिंपल कहानी ये है कि ये तो छोटी छोटी बातें हैं। मैं अगर बड़े लेवल पे बातें करूँ, बड़े लेवल पे, तो आपको क्या याद रखना है। देखिए यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूँ, आपको याद कर लेंगे आप इन चीज़ों को कि भैया एसिड किन को बोलेंगे आप। तो एसिड के लिए एग्जाम्पल में देखेंगे, HCl मेरे पास है, H2SO4 मेरे पास है, और HNO3 है। इन सब में क्या है, इन सब में H दिख रहा है, और ये सब H प्लस डोनेट करेंगे, ये सब H प्लस देंगे। जो जो H प्लस देगा, दैट मीन्स प्रोटॉन देगा, वो एसिड कहलाएगा। सिंपल, बिल्कुल। और जो भी लोग प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेंगे वही क्या कहलाएंगे, हमारे बेस कहलाएंगे। तो बेस के लिए आपके सामने ये जो एग्जांपल दिया गया था, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो C5H5N, ये भी एक एग्जांपल हो सकता है, ये भी एक एग्जांपल हो सकता है, ये भी एक एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर शुरुआत में तो ये क्या दिख रहा था, मतलब ये वाला पोर्शन तो आपको क्या दिख रहा था, एसिड दिख रहा था। क्या दिख रहा था, एसिड। ये एसिड दिख रहा है क्योंकि अपने पास से क्या दे रहा है, प्रोटॉन दे सकता है। तो अगर ये प्रोटॉन दे सकता है दैट मीन्स ये एसिड है, बिल्कुल। लेकिन यही फिर बाद में सर जब दे रहा है तो उसके बाद ये एक्सेप्ट भी कर ले रहा है, और अगर ये एक्सेप्ट कर ले रहा है तो ये बेस भी है। तो बिल्कुल, अगर ये पदार्थ जब दे रहा है तो दैट मीन्स उस केस में तब तक इसका नेचर कैसा होगा, एसिड होगा। लेकिन जब ये अपने पास से प्रोटॉन को निकाल दिया और इस फॉर्म में चला गया, तब इसका नेचर कैसा हो गया, बेसिक हो गया। इसको पकड़िए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ऐसे ही जब H2CO3 था, तो फिर क्या था इसका नेचर, तब तक ये एसिडिक था। लेकिन जो ही इसने निकाल दिया, इसने क्या कर दिया, निकाल दिया। देखिए अपने पास से इसने निकाल दिया था, तो क्या बन जाएगा, HCO3 माइनस। तो अगर ये HCO3 माइनस आ रहा है, दैट मीन्स इस कंडीशन में क्या होगा, ये बेसिक होगा, क्योंकि इसको लेना है। H2CO3 वाली कहानी समझ लीजिए, H2CO3 है, इसको तोड़ोगे तो इस तरीके से चल रहा होगा। यहाँ पे H प्लस और यहाँ पे क्या बोलते हैं, यहाँ पे CO3 पे -2 चार्ज आएगा। लेकिन याद रखो यार, हमको सिर्फ एक प्रोटॉन की जरूरत है। एक प्रोटॉन का मतलब क्या है कि यहाँ पे तो 2 है ना, दो हाइड्रोजन है, तो इसलिए केवल एक लूंगा, तो यहाँ पे केवल एक माइनस चार्ज आएगा। कितना माइनस चार्ज आएगा, केवल एक माइनस चार्ज आएगा, क्योंकि मैं केवल और केवल एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल रहा हूँ। यानी एक प्रोटॉन निकालोगे तो एक हाइड्रोजन तो बच ही जाएगा ना, 2 हाइड्रोजन था, 2 प्रोटॉन है मतलब, तो 2 नहीं हमको चाहिए, सिर्फ एक चाहिए, तो एक निकालूंगा तो एक बच जाएगा, यानी यहाँ पे एक रह जाएगा, इसलिए केवल और केवल माइनस चार्ज एक ही आएगा। ठीक है, तो ये कहानी बन गई, सीधा मतलब आपको समझ में आ गया होगा। फिर से यहाँ पे एनायनिक और कैटायनिक वाली कहानी बन रही है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, ये भी समझ में आ रहा होगा। मतलब यहाँ पे कैटायन एनायन वाले हैं ना भैया, कैटायन और एनायन एसिड और बेस की कॉन्सेप्ट को फॉलो करवा रहे हैं। जबकि यहाँ पे कौन फॉलो करवा रहा है, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स किनको बोलेंगे, जब कई सारे एटम आपस में रिलेट कर जाते हैं, यानी कई सारे एटम मिल जाते हैं, और कई सारे एटम मिलके क्या बनाते हैं, कोई फॉर्मेट तैयार करते हैं, और उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता था, उनको मॉलिक्यूल्स बोलते हैं।
क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर इनके ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, तब इनको कैटायन या एनायन बोलेंगे। ठीक है, आई होप आपको कहानी अभी तक की समझ में आ गई होगी। बिल्कुल। अब क्या देखेंगे, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है एक नया नंबर या नया हेडिंग, इसका नाम है संयुग्मित अम्ल क्षार युग्म, यानी कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अभी तक आपने लोगों ने जो समझा, इसको मैं एक बार और समझा दूं। देखो, जब एसिड अपने पास से क्या निकाल दे रहा है, अपने पास से H+ निकाल दे रहा है, एसिड अपने पास से H+ निकाल दिया, तो जब H+ निकाल दिया तो जो बचा हुआ पोर्शन है, रिमेनिंग पोर्शन, वो क्या बन जाता है आपका, बेस। कैसे, क्योंकि अब इसके पास टेंडेंसी होगी ये ले सकता है, हाँ या ना, ये चाहेगा लेना। क्यों लेना चाहेगा, इसका कारण सीधा सीधा बताऊं। देखो यार, जो भी सब्सटेंस है, जो भी पदार्थ है, वो हम हर बार ऐसा रहना चाहता है कि वो जिस अवस्था में है, जिस स्टेज में है, उसी स्टेज में रहे, यानी वो जिस कंफर्ट जोन में रह रहा है उसी कंफर्ट जोन में रहे। ये एसिड है तो ये एसिड ही रहना चाहेगा। अब तुम क्या कर रहे हो, इसके अंदर से H+ निकाल दे रहे हो, तो जब तुम H+ निकाल दोगे तो ये क्या चाहेगा, पुनः वापस लेना चाहेगा कि नहीं लेना चाहेगा। तो भाई अगर ये निकाल दे रहा है, क्योंकि एसिड है तो H+ होगा तो ये निकाल सकता है, तो इसने निकाल दिया, तो ये बता दिया कि हाँ मैं एसिड हूँ। लेकिन निकालने के बाद अब क्या करेगा, अब वो चाहेगा उस अवस्था में रहना, इस अवस्था में ये तो अनस्टेबल है, तो ये चाहेगा कि नहीं अब ले ले। तो जब ये लेने की इच्छा प्रकट किया तब ये बेस बन गया। समझ पा रहे हैं, पहले निकाला तो फिर क्या बन गया, ये एसिड। दिखाया अपनी पावर कि भाई मेरे पास प्रोटॉन है, देखो मैं निकाल सकता हूँ, निकाल दिया, दैट मीन्स दिखा दिया कि मैं एसिड हूँ। लेकिन निकालने के बाद अब दर दर भटक रहा है बेचारा, तो अब क्या चाहेगा, अपने उस H+ को ले लेना, और लेने की इच्छा रखा तो बेस। तो ऐसा पदार्थ जो देना चाहता है वो एसिड, और जो लेने की इच्छा रखने लगा तो फिर बेस। तो वही पदार्थ एक बार एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, फिर एक बार बेस की तरह भी बिहेव कर रहा है। यही तो हुआ है यहाँ पे, यही तो आपके साथ खेल हुआ है। देखिए यहाँ पे पहले एसिड दिखा रहा था क्योंकि H+ अपने अंदर से निकाल ले रहा है, लेकिन जो यहाँ पे आओगे, यहाँ पे दिख रहा है कि अब ये क्या बन गया, दूसरा वाला पोर्शन जब निकालने के बाद देखा जाए तब ये क्या बनने लगा, अब ये लेने के फिराक में आया है यहाँ पे, इस कंडीशन में बेस बन गया। आई होप समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल, यानी आपका अब क्रिस्टल क्लियर हो रहा होगा कॉन्सेप्ट। यानी निकाल दिया तो एसिड, अब निकालने के बाद दर दर भटक रहा है, तो अब लेना चाह रहा है, तो इसलिए अब बेस। और इसी कहानी पे बेस्ड है आपका ये वाला पोर्शन। क्या लिखा है, लिखा है कि संयुग्मित अम्ल क्षारक युग्म। क्या मतलब है इसका, तो यहाँ पे लिखा है कि परिभाषा से स्पष्ट है कि जब कोई अम्ल प्रोटॉन देता है तो उसके शेष भाग में प्रोटॉन स्वीकार करने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, अतः अवशेष क्षारक की भांति व्यवहार करने लगता है तथा प्रोटॉन ग्रहण करके अम्ल बनाता है। समझ पा रहे हैं, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। जो समझाया वही समझ लो फिर से कि भैया कोई पदार्थ था, अब वो पदार्थ कैसा था, एसिड था। क्या था, एसिड। कैसे पता चला, क्योंकि ये अपने पास से H+ निकाल सकता है, दिख रहा है कि H+ क्या कर सकता है, निकाल सकता है, दैट मीन्स प्रोटॉन निकाल सकता है। लेकिन जब प्रोटॉन निकाल दिया तो इस एसिड के पास जो रिमेनिंग पार्ट है, रिमेनिंग मतलब बचा हुआ पोर्शन है, अब वो फिर से क्या चाहता है कि अपना H+ ले लें। तभी निकाला, तो निकालने के कारण ही तो बोला गया कि एसिड है। लेकिन अब क्या चाहेगा, अब वो चाहेगा ये जो रिमेनिंग पोर्शन है, बचा हुआ पोर्शन है, वो चाहेगा कि उस H+ को हम ले लें जिसको हमने निकाला है। तो जब ये रिमेनिंग पोर्शन जो जिसने ये H+ त्यागा है, अब वो चाहेगा लेना, तो अब ये रिमेनिंग पोर्शन क्या बन गया, ये बन गया बेस। समझ में आया। बिल्कुल, इस तरीके से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, यही बात बोला गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो उसी चीज को यहाँ पे समझाया गया है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रत्येक अम्ल के प्रोटॉन त्यागने से जो क्षारक बनता है उस अम्ल का संयुग्मी क्षारक कहलाता है तथा अम्ल उसका संयुग्मी अम्ल कहलाता है। मतलब क्या है, देखो यह Cl था, इस HCl एसिड था, तो ये क्या कर सकता है, H+ निकाल सकता है। बिल्कुल, H+ निकाल दिया, H+ क्या था आपका, प्रोटॉन। तो प्रोटॉन निकालने के बाद कौन बचा, Cl-, और ये Cl- क्या ऐसे घूम पाएगा, नहीं, इसके ऊपर तो चार्ज है ना भाई, तो ये चाहेगा पुनः अपने इस चार्ज को डाउन करना, क्योंकि हर पदार्थ कैसा रहना चाहता है, 0 चार्ज के साथ, या जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहता है। यहाँ पे इसके ऊपर माइनस चार्ज आएगा तो क्लोरीन अब एकदम दौड़ के ढूंढेगा, किसको ढूंढेगा, किसको, H+ यानी प्रोटॉन को, ताकि एक प्रोटॉन उसको मिल जाता जिसके ऊपर प्लस चार्ज होता, तो वो इसको लेके अपने ये जो माइनस है उसको क्या कर देता, खत्म कर देता है कि नहीं है। तो यही बात के कारण अभी देखो, अभी HCl क्या है, HCl एसिड है क्योंकि इसने H+ निकाल दिया, लेकिन निकालने के बाद देखो Cl- क्या बन गया, ये ढूंढ रहा है ना, यानी ये चाहता है कि H+ ले ले, दैट मींस ये Cl- क्या बन गया, ये Cl- बन गया आपका बेस, यानी ये क्या आपका बेस।
आई होप कहानी समझ में आ गई होगी। तो ये क्या बन गया आपका बेस। क्लियर है? बिल्कुल। अब ये संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षार क्या होता है इसको समझ लेंगे। कॉन्जुगेट बेस और कॉन्जुगेट एसिड किसको बोलते हैं? तो ध्यान देंगे, यहाँ पे मैं आपको समझा दूं तो यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे लिखा गया कि वह अम्ल का संयुग्मी क्षारक कहलाने लगेगा। दैट मीन्स इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? संयुग्मी क्षारक। क्या बोलेंगे? संयुग्मी क्षारक। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि किसके कारण बना है ये? एसिड के H+ निकालने के कारण बना है। ठीक है, आई बात समझ में? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो HCl है ये क्या हो गया? ये हो गया आपका संयुग्मी अम्ल। किसके रिस्पेक्ट में? इसके रिस्पेक्ट में। अगर नहीं समझ में आया तो मैं आपको आगे भी समझा देता हूँ, और यहाँ पे विस्तृत रूप से दिया गया है, इसको आप ज़्यादा बेटर वे में समझ सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, अदरवाइज दिक्कत होगी। जैसे कहने का मतलब क्या है और सुनने का मतलब क्या है, दोनों में अंतर है भाई। ये HCl क्योंकि वहाँ पे आप स्पष्ट नहीं हो पाएंगे कि किसको हम बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे, तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा देता हूँ। ध्यान देंगे, इसको पकड़ते हैं। देखिए एसिड है, एसिड मतलब ये H+ निकालेगा, तो ये H+ निकाला, लेकिन इसका H+ ले कौन लिया? ये ले लिया, ले लिया। अगर ये लिया तो बेस हो गया, और अगर इसने दिया तो ये क्या हो गया? एसिड हो गया, क्योंकि इसने H+ निकाला। ध्यान देना, HCl ने H+ निकाला, बिल्कुल H+ निकाल दिया, Cl- है यहाँ पे, थोड़ा ध्यान देंगे, ये H+ Cl-। अब बगल में कौन बैठा था? H2O। H2O ने इस H+ को ले लिया, और H+ को ले लेगा तो क्या बना देगा? ये 3H हो गए, तो H3O, और इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था लेकिन अब एक प्लस चार्ज आएगा, तो ये क्या बना दिया? हाइड्रोनियम आयन। क्या बना दिया? हाइड्रोनियम आयन। अब ये हाइड्रोनियम आयन बन गया, पानी आपका हाइड्रोनियम आयन में कन्वर्ट हो गया। तो इसने लिया, H2O ने क्या किया? लिया, तो ये बेस है, और HCl ने दिया तो इसलिए क्या है? एसिड है। क्लियर है? बिल्कुल, एसिड ने दिया, HCl ने दिया तो इसलिए एसिड है, और H2O ने लिया इसलिए क्या है? ये बेस है। तो यहाँ पानी कैसे बिहेव कर रहा है? पानी बिहेव कर रहा है सर बेस की तरह। क्यों? क्योंकि ये H+ को ले रहा है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल। अब क्या हुआ? तो अब यहाँ पे आओ, इस साइड इसने ले लिया, बिल्कुल, और इसने दे दिया। भाई देखो ऐसे समझो, एसिड ने दिया तो फिर किस में कन्वर्ट हो गया? किस में कन्वर्ट हो गया? Cl- में। और H2O ने ले लिया तो किस में कन्वर्ट हो गया? H3O+ में। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ की कहानी को पकड़ो, यहाँ पे मेन पोर्शन यहाँ पे है। ये तो समझ लिया तुमने, HCl ने दिया तो एसिड, H2O ने ले लिया बेस, लेकिन कहानी यहाँ पे अब शिफ्ट हो चुकी है, यहाँ पे। अब शिफ्ट कहाँ पे हुई है? किसको हम कॉन्जुगेट एसिड, किसको कॉन्जुगेट बेस बोलेंगे, इसको समझते हैं। कॉन्जुगेट एसिड मतलब संयुग्मी अम्ल, कॉन्जुगेट एसिड मतलब संयुग्मी अम्ल, और कॉन्जुगेट बेस मतलब संयुग्मी क्षारक। मतलब क्या समझो, अब ये जो हमको मिल रहा है इसको अगर हम देखें तो ये कैसा बिहेव कर रहा है? सर ये बिहेव कर रहा है, ये जो Cl- है, ये Cl- चाहता है लेना। क्या चाहता है? लेना। ये लेना चाहता है, देखो चाहता है और ले लिया, दोनों में अंतर है, यही मैं समझाना चाहता हूँ। चाहता है और ले लिया, दोनों में अंतर है। जैसे यहाँ पे HCl ने दे दिया और H2O ने ले लिया, लेकिन Cl- है, ये लेना चाहता है, तो लेना चाहता है तो कॉन्जुगेट बेस। लिया नहीं है, लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज है, ये चाहता है कि मेरा H मिल जाता तो मैं फिर से HCl बना लेता, है ना, तो मैं अपने अस्थायी अवस्था में रहता। तो ये लेना चाहता है इसलिए कॉन्जुगेट बेस। और ये H3O+ चार्ज के साथ है, ये भी चाहेगा कि ये अपने पास से H+ निकाल के दे दे इस Cl को, क्योंकि ये तब किस फॉर्मेट में चला जाएगा? H2O के फॉर्मेट में, और वहां पे न्यूट्रल रहेगा। तो ये देना चाहता है, कौन? H3O देना चाहता है, इसलिए क्या हो गया? कॉन्जुगेट एसिड। समझ में आ रहा? बिल्कुल, आई थिंक समझ में आ गया होगा कि अगर एसिड बोला तो दे दिया, याद रखेंगे, दे दिया, जिसने दे दिया वो एसिड। क्या दे दिया? यहाँ पे H+ की बात हो रही है सब, H+। एसिड ने अगर H+ दे दिया, मतलब कोई पदार्थ है जिसने H+ दे दिया तो एसिड है वो, लेकिन देना चाहता है। कोई पदार्थ है, मतलब मैं यहाँ पे बोलूँ, कोई पदार्थ है जो क्या कर चाहता है? H+ देना चाहता है, देना चाहता है, और अगर देना चाहता है तो यही है आपका कॉन्जुगेट एसिड। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्जुगेट एसिड।
कॉन्जुगेट एसिड मतलब संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी अम्ल, इसको बड़े अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरीके से अगर कोई बेस है तो उसको बेस क्यों कहेंगे, क्योंकि उसने H+ ले लिया, H+ ले लिया। अगर H+ ले लिया किसी पदार्थ से तो बेस कहलाएगा। लेकिन अगर कोई पदार्थ है और वो लेना चाहता है H+ लेना चाहता है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। इतना याद रखेंगे, कॉन्जुगेट बेस यानी संयुग्मी क्षारक। आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा जो मैंने समझाया। ओके, क्लियर है? बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल सर, अब आगे हम बढ़ सकते हैं। तो यही कहानी यहाँ पे आई थी। तो जब ऐसा कुछ होगा कि जहाँ पे एक पदार्थ देगा और दूसरा लेगा, तो देने वाला एसिड बन गया, लेने वाला बेस बन गया। अब होगा क्या कि जब ये दे दिया तो इसको पता चला यार दे के हमने गलती कर दी, क्योंकि अभी हम अनस्टेबल हो चुके हैं। देखो HCl है, इसने दे दिया तब क्या बन गया, ये सॉरी HCl ने दे दिया तब Cl- बन गया, माइनस आयन हो गया। और आयन कभी भी स्टेबल नहीं होते, ये दौड़ते रहते हैं जबकि ये न्यूट्रल ना हो जाए, यानी अपने ऊपर से चार्जेस को हटाना चाहते हैं। चार्ज मतलब जो ये माइनस और प्लस है इसको हटा के क्या करना चाहते हैं, जीरो। इसका मतलब जीरो करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उसको एक प्लस चार्ज लेना पड़ेगा, यानी माइनस है तो प्लस लेना पड़ेगा और प्लस है तो माइनस लेना पड़ेगा। यानी जब तक ये माइनस और प्लस का खेल खत्म करके जीरो ना बना ले तब तक ये शांति से नहीं बैठेंगे। समझ में आया? इसका मतलब यहाँ पे है कि भैया HCl ने जब दे दिया तो ये अब चाहेगा पुनः उसको जल्दी से जल्दी ले लेना। बेस ने ले लिया तो इसको भी घाटा लग रहा है कि मैंने लेके गलती कर दी, मतलब ऐसे समझते जाओ, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि बेस ने लेके गलती कर दी, अब ये चाहता है कि इसको दे देते तो हम ज्यादा शांति से रहते, तो अब ये देना चाहेगा। तो क्विक क्या होगा कि इधर से इसने दिया, इधर से इसने ले लिया, इधर से इसने दिया और इसने ले लिया, तो इसके बाद अलग अलग बन गया। लेकिन ये लोग क्या हैं, ये लोग अनस्टेबल हैं, ये लोग कुछ देर तक ही रहेंगे, फिर पुनः, अभी तो फिलहाल में इस अवस्था में गए लेकिन फिर पुनः रिवर्स हो जाएंगे और पुनः इस अवस्था में आ जाएंगे। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जो होता है ये कैसा होता है, रिवर्सेबल होता है। रिवर्सेबल मतलब पहले तो ये बन गया लेकिन कुछ देर बाद फिर ये इसी में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये क्या है, अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है। ये तो बस चेक करने के लिए हम लोगों ने लिया था ना, ये तो बस हम लोगों ने चेक करने के लिए लिया था। तो चेक कर लिया हम लोगों ने कि कौन क्या है, जो जिसने दिया वो क्या हो गया आपका, सॉरी जिसने दिया वो क्या कहलाया गया, एसिड कहलाया, और जिसने ले लिया वो बेस कहलाया, पता भी चल गया। जिसने दे दिया और उसने ले लिया, पता भी चल गया कौन एसिड है कौन बेस है। लेकिन अब जो बना है वो अनस्टेबल है, और ये अनस्टेबल फॉर्म नहीं इस तरीके से रह सकता, इस अनस्टेबल फॉर्म में नहीं रह सकता, वो स्टेबल फॉर्म में रहना चाहेगा, और ये इसका स्टेबल फॉर्म है तो ये पुनः उसी अवस्था में आ जाएंगे। क्लियर है? बिल्कुल। तो इसलिए रिवर्सेबल होता है ये रिएक्शन। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट को समझ लिया, जिसके बारे में किसने बोला है, ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ने बताया है। अब हम अगले कॉन्सेप्ट को समझें। तो अगला है हमारे पास उभय प्रोटॉनिक पदार्थ, यानी ऐसा पदार्थ जो दे भी सकता हो और ले भी सकता हो। देखो उभय के बारे में मैंने पिछले वीडियो के अंदर भी बात की थी। उभय मतलब जो दोहरा नेचर शो कर रहा होता है। तो ऐसा पदार्थ जो प्रोटॉन दे भी सकता है और ले भी सकता है। दैट मीन्स देखो यहाँ पे जल प्रोटॉन दे भी सकता है, जल के बारे में ही मैंने बताया था, एम्फोटेरिक सब्सटेंस है जल। वाटर क्या है, एम्फोटेरिक सब्सटेंस है, वो दोनों नेचर शो करता है, एसिड का भी और बेस का है। अगर वो एसिड का नेचर शो करता है तो इस कंडीशन में मैं क्या बोल सकता हूँ, इस कंडीशन में मैं बोल सकता हूँ कि वो क्या है, वो क्या करेगा, वो H+ देने का काम करेगा। और अगर वो बेस का नेचर शो करता है दैट मीन्स वो क्या करेगा, लेने का काम करेगा। ठीक है, तो जल क्या कर सकता है, वाटर क्या कर सकता है, प्रोटॉन दे भी सकता है और प्रोटॉन ग्रहण भी कर सकता है। तो ऐसा पदार्थ जो दे भी सकता है और ले भी सकता है, तो उस कंडीशन में वो एसिड और बेस दोनों का व्यवहार कर रहा है। और इस तरीके से हम लोग ऐसे पदार्थ को हम लोग उभय प्रोटॉनिक पदार्थ बोलते हैं, एम्फो प्रोटॉनिक सब्सटेंस। यानी इसको हम लोग किनकी भाषा में, ब्रॉन्स्टेड एंड लॉरी की भाषा में एम्फो प्रोटॉनिक सब्सटेंस बोलते हैं, जबकि अरेनियस साहब के अनुसार उसको एम्फोटेरिक सब्सटेंस कहते हैं। क्लियर है? तो ये एम्फोप्रोटॉनिक है, एम्फीप्रोटॉनिक सब्सटेंस है जो दे भी सकता है और ले भी सकता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि H2O है,
ये H2O को H प्लस दिया गया तो ले लिया इसने और H3O प्लस बना दिया। अभी पिछले वाले में ही तो देखा था हम लोगों ने, यहाँ पे H2O था, इसको HCl ने दे दिया, इसने ले लिया ना, तो इसका मतलब बेस की तरफ व्यवहार करने लगा, नहीं करने लगा, वैसे ही तो कर रहा है यहाँ पे, बिल्कुल। और अगर अगली बार क्या किया मैंने, H2O है फिर H2O रखा और यहाँ से इस कंडीशन में क्या किया, इस कंडीशन में फिर मैंने इसको दे दिया, तो दैट मीन्स ये किसकी तरफ व्यवहार करने लगा, एसिड की तरह, एक ओर से दे रहा है और एक ओर से ले रहा है। देखो यहाँ पे केवल H2O था, ये कराया H प्लस से तो ले लिया, बन गया H3O प्लस चार्ज। और अगले कंडीशन में क्या कर रहा है, अगले कंडीशन मतलब ले लिया, दैट मीन्स यहाँ पे दे दिया, अच्छा सॉरी यहाँ पे तो ले लिया, यहाँ पे क्या कर दिया, ले लिया, तो यहाँ पे क्या है, ये बेस है, यहाँ पे क्या है, बेस है, क्योंकि इसने लिया है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे क्या किया इसने, लिया है। लेकिन यहाँ पे चले आओ, यहाँ पे तो इसमें से एक H2O ने दिया है ना इसको, तो यहाँ पे इस H2O ने इसको दिया है, तो दैट मीन्स अभी ये कैसे बन गया, एसिड बन गया, दिया है तो एसिड और ले लिया तो बेस, तो यहाँ पे ये बेस की तरफ व्यवहार कर रहा है और यहाँ पे एसिड की तरह, तो इस तरीके से दोहरा चरित्र दिखाता है। अब आते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पे कि ब्रॉन्स्टड और लॉरी का ये जो कॉन्सेप्ट था उसका इंपॉर्टेंट क्या है। तो सबसे पहली बात तो यह सिद्धांत आर्हेनियस धारणा से अधिक विस्तृत है। सबसे पहली बात तो ये है कि आर्हेनियस साहब ने जो बताया हुआ है उससे ज़्यादा डीप में ये बताता है, डिफाइन करता है एसिड और बेस के नेचर को, यानी ये कुछ अच्छा डिफाइन करता है या और अच्छे से डिफाइन करता है, क्योंकि अम्ल को प्रोटॉन देने के आधार पर परिभाषित किया गया है और हाइड्रोजन देने के आधार पर नहीं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन देने के अनुसार नहीं बोला गया, यहाँ पे प्रोटॉन की बात की गई है। जबकि आर्हेनियस साहब ने ये बोला था कि जो हाइड्रोजन आयन दे सकता है वो क्या कहलाएगा, वो हमारा एसिड कहलाएगा, लेकिन इन्होंने बोला जो प्रोटॉन दे सकता है वो एसिड कहलाएगा। यह धारणा जल के अतिरिक्त अन्य प्रोटॉनिक विलायकों जैसे द्रव, अमोनिया, एस्ट्रियन आदि के लिए भी उपयुक्त है। दैट मीन्स आर्हेनियस साहब में एक प्रॉब्लम यही थी कि उनके लिए जो भी था पोर्शन, उसके लिए पानी की जरूरत थी, यानी अगर हम पानी के अंदर नहीं डालेंगे तो काम नहीं बनेगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम केवल पानी के अंदर नहीं डाल सकते, केवल मतलब पानी के अंदर नहीं देखना जरूरी है, हम उसके अलावा भी कोई द्रव ले सकते हैं, कोई अमोनिया ले सकते हैं, एस्ट्रियन ले सकते हैं, और इनके लिए भी आप ये काम कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट भाई। देखो उन्होंने हाइड्रोजन आयन देने की बात की थी, और किसने, स्वांटे आर्हेनियस साहब ने, और इन्होंने प्रोटॉन देने की बात की है। हाइड्रोजन आयन और प्रोटॉन में अंतर होता है, कैसे, जैसे आप पानी के अंदर देखोगे तो हाइड्रोजन आयन बोलोगे तो वहाँ पे H2O ब्रेक डाउन होगा और वहाँ से हाइड्रोजन आयन की बात होगी, और वो सिर्फ और सिर्फ वाटर दे सकता है, सिर्फ और सिर्फ कौन दे सकता है, वाटर, इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन अगर वाटर के अलावा कहीं लेके जाओगे तो वहाँ पे हाइड्रोजन आयन नहीं मिलेगा, क्लियर है, बिल्कुल। जबकि प्रोटॉन की कंडीशन में तो कोई भी एसिड जिसके पास हाइड्रोजन है वो प्रोटॉन बना सकता है, यहाँ पे बस इतना समझना है। तो इस कंडीशन में केवल जरूरी नहीं कि हम हमेशा वाटर के अंदर ही हम एसिड और बेस को चेक करेंगे, किसी और लिक्विड के अंदर, किसी और सॉल्वेंट के अंदर हम लोग चेक कर सकते हैं, यही बात बोली गई है। तो द्रव, अमोनिया, एस्ट्रियन आदि के लिए भी उपयुक्त है, क्लियर है। अब कोई भी थ्योरी हो कुछ ना कुछ लिमिटेशन तो होंगे ही होंगे, ये इसी तरह इसकी भी कोई ना कोई लिमिटेशन आपको नजर आएगी, और ये लिमिटेशन यहाँ पे लिखी गई है। तो यहाँ पे क्या लिमिटेशन है देखते हैं। तो यह धारणा प्रोटॉन के आदान प्रदान पर अत्यधिक बल देती है, यानी यहाँ पे सिंपली बात है कि भैया इसमें केवल और केवल प्रोटॉन लेना और देना लिखा गया, प्रोटॉन दे रहा है तो एसिड है, प्रोटॉन ले रहा है तो बेस है, लेकिन एसिड बेस प्रकृति वाली अभिक्रियाएं ज्ञात हैं, ठीक है, जिनमें प्रोटॉन का कोई सहयोग नहीं होता है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दिया है, जबकि एसिड बेस प्रकृति वाली अभिक्रियाएं ज्ञात हैं जिसमें प्रोटॉन का कोई सहयोग नहीं होता है, यानी बहुत सारी ऐसे रिएक्शन आपको नजर आएंगी जिसमें एसिड और बेस प्रकृति वाली अभिक्रियाएं हमको पता है कि भैया ये एसिड है और ये क्या है, बेस है, ये पता है हमको। अभी समझना ध्यान से, थ्योरी के आने से पहले इन्होंने जिन जिन लोगों का एग्जांपल लिया था वो तो हमको पहले से पता था कि ये क्या है, एसिड और बेस है, और रिएक्शन कराएंगे तो ऐसा ऐसा होगा, और वहाँ पे हमको प्रोटॉन देखने की जरूरत है ही नहीं, यानी यहाँ पे प्रोटॉन का कोई लेना देना है ही नहीं। और केमिकल रिएक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट बात है, केमिकल रिएक्शन के अंदर भाई प्रोटॉन का कोई रोल तो होता ही नहीं है ना, प्रोटॉन का रोल कहाँ होता है केमिकल रिएक्शन में, केमिकल रिएक्शन में तो रोल किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का, कहना ये चाह रहा है ये, ठीक है ना। तो इसलिए ये क्या है, थोड़ा सा उलझाऊ मैटर क्रिएट हो गया है कि एसिड बेस जिनकी बात कर रही है वो तो पहले से क्या बोलते हैं, डिफाइंड है कि ये एसिड है ये बेस है ना। और रिएक्शंस के अंदर, एसिड बेस के रिएक्शन के अंदर कहीं भी प्रोटॉन का कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इंपॉर्टेंट कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। सही भी बात है, इलेक्ट्रॉन ही प्लस और माइनस होता है, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है और न्यूक्लियस के अंदर होने के कारण उसको निकाला नहीं जा सकता। अब एप्रोटिक यौगिक जैसे जिसके पास प्रोटॉन नहीं है,
अब प्रोटॉन नहीं निकाल सकते भाई, H प्लस को ही हम प्रोटॉन बोल रहे थे, अब कहाँ पे है H प्लस, इसमें कहीं दिखाइए, इनमें कहीं भी नहीं है। तो उन कंडीशन के लिए अम्ल क्षार की प्रवृत्ति की व्याख्या नहीं की जा सकती। यानी इस कंडीशन के लिए यहाँ पे हम लोग ये नहीं बता सकते कि भैया देखिए यहाँ पे लिखा है एप्रोटिक, ऐसे यौगिक जिनके पास प्रोटॉन नहीं है। तो ऐसे कंपाउंड्स के लिए हम लोग इनके नेचर को पता नहीं कर सकते कि ये H प्लस वाले हैं कि नहीं है, दैट मीन्स ये प्रोटॉन लेंगे कि देंगे, दैट मीन्स ये एसिड है कि बेस। अब इनके लिए हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। तो इनको एग्जाम्पल में याद रखेंगे, एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्या बोलते हैं, बोरॉन फ्लोराइड और जिंक क्लोराइड। ओके, इतने एलिमेंट इनके बारे में हम जानकारी नहीं दे सकते। तो ये लिमिटेशन है ब्रांस्टेड एंड लॉरी की। तो आई होप आपको ये कहानी पूरी की पूरी समझ में आ गई होगी। तो आज हम लोगों ने ब्रांस्टेड एंड लॉरी के बारे में समझ लिया। बेसिक फंडा बस इतना याद रखिएगा कि ब्रांस्टेड साहब ने यही बोला था कि एसिड मतलब जो प्रोटॉन दे सकता है और बेस मतलब जो प्रोटॉन ले सकता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको पूरा का पूरा ये जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया होगा एसिड एंड बेस का। तो इसी उम्मीद के साथ आज का लेक्चर हम यहीं पे डन करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच हैमर्स। ओके, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।